हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद ओ बाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी दूब में जज़ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सबज हो जाएगा और बादाम की शाखाओं पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलंगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा आ से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंद ओ बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थी। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था। अभी समल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सबज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रुपयों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौंस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखाओं पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में जमस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह ए आप पर रक्षा और लर्जा बहार की आमद के मुतज़िर हैं। पुल के जंगल का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। से पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहरबाओं के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजिंग रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैल गया और किरमंजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की कुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लमसे से सुन हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, से पहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंस कर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है, आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है। सोना नहीं, जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सह पहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था
आज सूखा ना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी। वो अभी आई ना थी और जब तक वो न आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जरवालों तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चाँद की रात है। आओ, किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आँखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चाँद चमक रहा था और ये चाँद मुझसे कह रहा था, जाओ, कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुशर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफ़ेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी, ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमासरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कह कहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झिंगुर और बीनड़े, उनकी बहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाब नाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी। शाकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और उसके मोहब्बत की मुंतजिर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान की इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतजिर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़सद लमस की मुंतजिर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर जमीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओर से छनती हुई आ रही थी और मेंढक होले होले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कवल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नर्म हवाओं के लतीफ़े झोंके यकायक बुलंद होके सदाहा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलके नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचों खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था।
मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के मरकज में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख दिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालों निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जरवालों खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालों खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बार में तुम ना थे, पिछली बार मैं ना था, और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूट कर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बार मैं ना था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सबज सबज जरवालों, सख्त खट्टे जरवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे, और जबान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जरवालों खाए जाते थे। पिछली बार मैं ना था और ये सबज सबज जरवालों पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए, और डाल डाल में मुसरत के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे, और मुसरत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बार मैं न था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए, खूबसूरत लम्हों ने उनका ताजा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालों सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं जाऊंगा और उसकी लज्जत से लुफ्त आनंदोस हो सकूंगा। जरवालों खा के हमने खुश्क खुबानियाँ खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम न होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी हैं ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बिहार में, और मैंने सोचा, पिछली बिहार में मैं ना था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बिहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उसमें कच्ची खुबानियों के सबज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा न हुई थी, और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में न था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी। खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था। गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सबज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में न था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोसीजाओं की तरह सबिह थी और ऐसी ही रसदार सबज सबज पत्तों के झुमरों से ताकती नजर आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ, जब मैं ना था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने, साफ शफाफ मोतियों की सी झिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिश्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे, घड़ों में छिपा के। अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दोनों की चंद कतारें रहने दे। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिश्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में घोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सबज सबज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तू न निलाई की थी। फिर
पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी। और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ न होता, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिरी में शाही माइल होती गईं। मकई के भुट्टे का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी न आया था फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बेल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए। और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेक के अलग रख दिए जब मैं ना था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसरत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरी चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई हो, कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही हैं जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया ओ माहिफा से बेखबर। फिर मैंने इस झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और उससे यह कह गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही थी। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़्मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसरत में एक कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने सोचा कि ये पहली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं ना था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरी चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया होके रस करने लगेगी। आज तेरे घर में खींचा आ गई हैं जैसे हर बहार के बाद आती हैं। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी हैं, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और से पर पहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और कुनुक हवा में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी की जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज़ दे रही हैं, वो उसे खाने पर बुला रही हैं। कहीं से एक आवाज़ बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है, परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं, फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफुक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तालाब भी खत्म हो गया, झील का किनारा है। ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है।
मगर कश्ती, ये कश्ती है। मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चाँद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था, देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे, एक जवान औरत अपने ख्वाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही हैं। मुझे देखकर ठिठक जाती हैं। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची, बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी। देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलवाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा ख्वाइंद है। शश, उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा, सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के शफाक दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिलके जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुर्गे। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे। मेरा हरा भरा घर है। आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं गया। अब आया हूँ तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था।